नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 9 होने वाला है। और इससे पहले हम लोगों ने टोटल 8 क्लास ले चुके हैं। आपका जो शिक्षण अभिरुचि जो विषय है उसमें का शिक्षण अभिरुचि कहने का मतलब ये है, आपका जो सीडीपी विषय है ना, उसमें का हम लोग ने 8 क्लास पिछले ले चुके हैं। और आज का जो क्लास होने वाला है वो हमारा 9वां क्लास है। और उसके अलावा आज की क्लास का जो हमारा विषय रहेगा वो आपका शिक्षण अभिरुचि अर्थात सीडीपी का रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो देखिएगा ना, तो वो शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास और मानसिक विकास। अब आप लोग बोलोगे तो ये तो हमारा सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में कई ऐसे टॉपिक है जो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपका जो एग्जाम है, जो प्री बी एड एंट्रेंस एग्जाम और प्री बी एड एंट्रेंस एग्जाम जो है ना, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि भविष्य में आप शिक्षक बनने वाले हो। और एक शिक्षक होने के नाते आपको बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है, उसका शारीरिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास और उसका मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, आप उसको भली भांति रूप से जानो। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग इसको जानोगे तभी ना उसके विकास को आप समझ पाओगे और उसके पढ़ने के तरीके को समझ पाओगे। अगर उसमें कोई परेशानी आती है उसके विकास में, उसके पढ़ने के तरीके में, तब ना उसका समस्याओं का हल कर पाओगे। उसके उसके जो पढ़ने का तरीका है उसको बदल पाओगे और उसको सीखने के लिए एक अच्छा माहौल दे पाओगे। इसीलिए आवश्यकता है कि एक शिक्षक को इस प्रकार की विकास के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। और ये आपके सिलेबस में ना स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन विकास के बारे में बोला है और विकास के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आता है, ठीक है। तो एक शिक्षक होने के नाते आप लोगों को जानने चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले थोड़े से मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये जो है वो शारीरिक विकास क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़े थोड़े ना इन सारी चीज़ को समझेंगे और थ्योरी टिप से थोड़े से पढ़ेंगे। और उसके बाद मैं 25 से 30 प्रश्न लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ध्यानपूर्वक रखिएगा। और इन्हीं थ्योरी से बेस्ड जो प्रश्न है वो रहने वाला है। और सारे जो प्रश्न है ना वो बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी ना वो एग्जाम में आया हुआ है, चाहे वो सी टेट में हो, चाहे वो दूसरे स्टेट के जो टेट एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें हो, चाहे वो अपना सीजी टेट के जो एग्जाम है उसमें हो, ठीक है। तो उसमें आया गया है। तो चलिए, सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि ये शारीरिक विकास होता है क्या। थोड़ी सी मैं अपने लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ, फिर थ्योरी में आप लोग पढ़ोगे इसको भी। देखिए, शारीरिक विकास वो होता है जो एक छोटा सा बालक जन्म के समय से लेकर के एक बड़ा होने तक की किस प्रकार से उनका शरीर का विकास होता है, कैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका मांसपेशियां काम है वो वर्क करने लगते हैं, इन सारी चीज़ को जानना, ठीक है। पहले देखिए, घिसल घिसल कर चलता है, फिर धीरे धीरे अपने घुटनों पर चलता है, फिर पैदल चलता है, और चलने के बाद फिर एकाएक फिर दौड़ने लगता है। तो किस प्रकार से उनका शारीरिक का विकास होता है, एक वो जानना, वो कहलाता है शारीरिक विकास। उसके अलावा ये क्रियात्मक विकास क्या होता है ये जान लीजिए। क्रियात्मक विकास वो होता है जो उनके जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो किस प्रकार से उसका विकास हो रहा है। मांसपेशियां कहने का मतलब है कि देखिए, जो एक छोटा बच्चा है वो खिलौने किस प्रकार से पहले थोड़े से पकड़ता है, उसके बाद फिर किसी चीज़ को, बड़ा चीज़ को पकड़ना सीखता है, उसके अलावा एकाएक किस प्रकार से वो चलना सीखता है, चलने के अलावा वो दौड़ने सीख जाता है। तो इस प्रकार से उसकी मांसपेशियों में किस प्रकार से बदलाव आता है, ठीक है, उसका विकास कैसे होता है उसके बारे में जानना। उसके अलावा ये जो मानसिक विकास है उसके बारे में जान लो थोड़े से। मानसिक विकास वो होता है जो एक बच्चा अपना जो डिसीजन है, अर्थात सही क्या है गलत क्या है वो जानना, पढ़ने के लिए सीखना। उसके अलावा उसको ये जानना कि उसके लिए क्या हित में है और क्या उसके अहित में है। इस प्रकार से वो जो डिसीजन लेने की जो उसकी पावर जो होता है ना, उसकी जो शक्ति होती है, अर्थात उनका जो परिपक्वता है, मेच्योरिटी है, ठीक है, वो किस प्रकार से विकसित होता है, उसी को मानसिक विकास कहते हैं, उसकी बुद्धि का विकास कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब थोड़े से हम लोग ना जितने भी इसमें थ्योरी दिया है थोड़ा थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसका देखते हुए चलिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, जितने भी आपके ये जो थ्योरी है उसको पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जब तक कि आप थ्योरी को पढ़ोगे नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन ऑप्शन करने से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर सेम प्रश्न आएंगे तभी जवाब दे पाओगे। अगर थ्योरी पढ़े रहोगे और थ्योरी को समझ जाए रहोगे ना, तो किसी भी प्रकार से इससे रिलेटेड अगर प्रश्न देंगे तो आसानी से समझ सकते हो। इसलिए मैं ना थ्योरी क्लास भी लाता हूँ और थ्योरी के साथ साथ आपका एमसीक्यू कराता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं ये जानता हूँ किसी भी एग्जाम में इस प्रकार के डायरेक्ट प्रश्न नहीं देते। सेम टू सेम जैसे आपकी बुक में प्रश्न है, सेम बुक के आपके प्रश्न को आपके एग्जाम हॉल में डायरेक्ट वैसा प्रश्न नहीं देते, उसको घुमा करके देंगे। क्योंकि लाखों लोग फॉर्म फिल किए हुए थे और लाखों लोगों में से चंद मुश्किल से हज़ारों लोगों को ही सेलेक्ट करना है। तो हज़ारों लोगों को किस प्रकार से काटेंगे, क्वेश्चन थोड़ा टफ करेंगे तब ना काटेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देंगे तब ना बनाने में थोड़ा कठिन होगा, तब ना उन लोग गलत करेंगे, तब ना कम नंबर लाएंगे, ठीक है, तभी ना काटते हुए बनेगा। तो इसलिए थोड़ा सा जो क्वेश्चन होता है उसको घुमा करके देता है। इसलिए मैं थ्योरी क्लास लाता हूँ, आपको आसानी से समझ में आए इसलिए। तो चलिए, सबसे पहले ध्यानपूर्वक फर्स्ट लाइन को पढ़िए और समझते हुए चलिएगा, ठीक है। साथ में, शारीरिक विकास से तात्पर्य बालकों में उम्र के अनुसार आकार, शारीरिक अनुपात, हड्डियां, मांसपेशियां तथा दांत तथा तंत्रिका तंत्र में समुचित विकास से होता है। सेकंड में क्या कहे, देखिए, बालकों में शारीरिक विकास एक समान गति से हमेशा नहीं होता, कभी यह तेजी से होता है तो कभी मंद गति से होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड को देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलिएगा, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तीसरा क्या कहते हैं, देखिए, मैड्रिड तथा टेन्नर के अनुसार शारीरिक विकास की 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं, जिसमें 2 में शारीरिक विकास की गति मंद होती है और 2 में
शारीरिक विकास की गति तीव्र गति से होती है। ठीक है, ये तीसरा लाइन देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा ना, तो ये केवल जो शारीरिक विकास है उसको समझाया है। ठीक है, किसके किस में इसका विकास होता है वो समझाया है। सेकेंड लाइन को देखिएगा ना, तो इसमें देखिए क्या क्या है, साफ साफ कहा गया है, यह जो शारीरिक आपका जो विकास है, जो बच्चों का शारीरिक विकास है ना, वो कहता है कि कभी तेज गति से होता है और कभी मंद गति से होता है, अर्थात एक समान नहीं है, ये बोलता है। थर्ड में मैड्रिथ और टेन्नर ने क्या कहा है, तो ये मैड्रिथ और टेन्नर जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा है कि शारीरिक विकास की 4 विभिन्न अवस्थाएं होती है अलग अलग। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन से इसमें अवस्था है उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट में और क्या क्या है ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। पूर्व प्रसूति काल तथा जन्म के प्रथम 6 माह में शारीरिक विकास की गति कभी तीव्र होती है, जन्म के 7-8 महीने के बाद से शारीरिक विकास की गति मंद पड़ने लगती है और एक समान गति से लगभग 12 वर्ष तक की चलती रहती है। 12 से 15-16 वर्ष की उम्र में शारीरिक विकास की एक गति पर एक बार फिर से तीव्र हो जाती है। इसमें मनोवैज्ञानिकों ने तरुण विकास लहर कहा है। इसके बाद पूर्व परिपक्वता की प्राप्ति तक के बालकों के शरीर के विकास की गति में मंद आ जाती है। और क्या क्या है देखिए, इस अवस्था में इसका शारीरिक विकास जिस ऊंचाई तक पहुंच जाता है वह बुढ़ापे तक बना रहता है, सिर्फ वजन घटता बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्या क्या है देखिए, हरलॉक के अनुसार एक क्रमिक एक संगत परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहा जाता है, अर्थात विकास में गुणात्मक परिवर्तन तथा परिणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। विकास में गुणात्मक और परिमात्मक दोनों परिवर्तन दोनों देखने को मिलता है, ये कहा गया। ठीक है, ध्यानपूर्वक जितने भी थ्योरी सारे को पढ़ते हुए चलिए। ठीक है, अब चलिए एक एक करके ना अलग अलग पढ़ते हुए चलते हैं। मतलब अगर मानसिक विकास है तो मानसिक विकास किसे कहते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, चलिए इस लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, क्या कहा है मानसिक विकास के बारे में। मानसिक विकास से तात्पर्य मानसिक क्षमताओं के विकास से होता है। इस मानसिक क्षमता में चिंतन करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, सही प्रत्यक्षणात्मक विभेद करने की क्षमता इत्यादि सम्मिलित होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्या कहे देखिए, जेम्स ड्रेवर के अनुसार व्यक्ति के जन्म से परिपक्व तक मानसिक क्षमताओं एवं मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकट एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहेगा, ध्यानपूर्वक पढ़ते चलिए। अब देखिए क्रियात्मक विकास। ठीक है, जो मैंने आपको जो शब्दों में आपको जो बताया था ना कि मानसिक विकास क्या होता है, सेम वैसे ही कहा गया। इसको थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में बता दिया गया। ठीक है, मैं आपको सरल लैंग्वेज में बताया हूँ। चलिए दूसरा क्या कहता है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्रियात्मक विकास। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट। सबसे पहले देखिए, क्रियात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में उसकी मांसपेशियों तथा तंत्रिका के समन्वित कार्यों द्वारा अपनी शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने से होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। हरलॉक के अनुसार मांसपेशियों, तंत्रिकाओं तथा तंत्रिका केंद्र की समन्वित क्रियाओं द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण प्राप्त करना क्रियात्मक विकास कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे जिस शिशु के हाथ तथा पैर की मांसपेशियां तथा तंत्रिकाएं विकसित रहती है और उन दोनों के बीच ठीक ढंग से समन्वित होती है, उस शिशु में हाथ पैर के सहारे चलने या सिर्फ पैर के सहारे चलने की प्रक्रिया अधिक तेज हो जाती है। तो चलिए इस लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि इसमें परीक्षा उपयोगी तथ्य जो दिया है ना वो दिया है, और फैक्ट जो दिया है उसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ते हुए चलिए। सबसे फर्स्ट लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शारीरिक विकास से तात्पर्य बालकों की उम्र के अनुसार शारीरिक आकार, शारीरिक अनुपात, हड्डियां, मांसपेशियां, दांत तथा तंत्रिका तंत्र के समुचित विकास से होता है। ठीक है, दूसरा क्या क्या है पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा इसको भी। प्रारंभिक बाल्यावस्था में कुछ बालकों का शारीरिक गठन मोटा होता है, वे एंडोमॉर्फिक कहलाते हैं। कुछ का शारीरिक गठन हट्टा कट्टा होता है, वे मेसोमॉर्फिक गठन होते हैं। कुछ शारीरिक गठन दुबला पतला होते हैं, वे एक्टोमॉर्फिक गठन के होते हैं। ठीक है, तो इस लाइन प्रॉपर दूसरे लाइन में आपको क्या नोट करना है, तो सबसे पहला देखिए ये जो मोटा बोला गया, ठीक है, जो बच्चों की शारीरिक गठन जो है जो मोटा होता है उसको क्या कहते हैं, तो एंडोमॉर्फिक कहते हैं। ठीक है, इसको नोट करके रख लीजिए। जो मोटा बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम जो वैज्ञानिक नाम है वो एंडोमॉर्फिक कहते हैं। उसके अलावा जो हट्टे कट्टे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो हट्टे कट्टे हैं उसको क्या कहते हैं, मेसोमॉर्फिक कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोमॉर्फिक कहते हैं। ये याद रख लीजिए, आपके प्रश्न में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके अलावा ये देखिए, ये जो दुबला पतला जो बालक होते हैं, ठीक है, जो दुबला पतला बालक होते हैं उसे एक्टोमॉर्फिक कहते हैं। ठीक है, एक्टोमॉर्फिक। तो सबसे पहला आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला मोटा बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं, एंडोमॉर्फिक कहते हैं।
हट्टा कट्टा बच्चों को क्या कहते हैं, मेसोमॉर्फिक कहते हैं। उसके अलावा जो दुबले पच्चे बालक होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो एक्टोमॉर्फिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जो एक्टोमॉर्फिक है और ये जो एंडोमॉर्फिक है लगभग सिमिलर है, लेकिन इसमें अंतर है। ठीक है, ध्यानपूर्वक इसको नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य बालकों की उन मांसपेशियां तथा तंत्रिकाओं में समन्वित कार्य के द्वारा अपनी शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने से है। नेक्स्ट क्या कहे, देखिए, बालकों की क्रियात्मक विकास का प्रयोगात्मक अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर क्रियात्मक विकास मूलतः मस्तकोद्मुखी विकास के क्रम के अनुसार सार्थक सिर से पैर की दिशा में होता पाया गया है। ठीक है, तो ये जो लाइन है प्रॉपर, इसमें आपको क्या नोट करने हैं, इस लाइन में जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको इम्पोर्टेंट है जो ये मस्तकोद्मुखी विकास। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि मस्तकोद्मुखी विकास क्या होता है। जो एक छोटा बालक होता है उसका जो शारीरिक विकास होता है वो सिर से लेकर के पैर तक की जो उसका विकास है वो शारीरिक जो विकास है वो चलता है। तो सिर से लेकर जो पैर तक की जो विकास है उसको क्या कहते हैं, मस्तकोद्मुखी विकास कहते हैं। उसके बाद जब बच्चा बालक बड़ा हो जाता है, लगभग 11-12 साल का हो जाता है, तो उसका विकास किस प्रकार से होता है, उस बालक का जो विकास होता है वो केंद्र से लेकर के बाह्य ओर होता है। अर्थात जो केंद्र उसका हृदय उसका हार्ट है ना, तो वहाँ पर का जो विकास है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर बाहर उसके हाथ पैर तक और उसके सिर तक की जाता है उस एज में। ठीक है, तो ये दोनों आपको मुख्यतः याद रखते हुए चलना है। ठीक है, ये मस्तकोद्मुखी जो विकास है उसको याद रखना है कि ये सिर से लेकर के पैर तक की जो उसका विकास होता है वो मस्तकोद्मुखी विकास कहलाता है। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है उसको ध्यान रखना है। मानसिक विकास से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से परिपक्व तक की मानसिक क्षमताओं एवं मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकट एवं संगठन की प्रक्रिया से होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्या क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक विकास की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहला, प्रतिवर्त या सहज क्रियाओं की अवस्था। दूसरा, इच्छित या इच्छित क्रियाओं की अवस्था। और तीसरा, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की अवस्था। तो इन तीनों को आपको याद रखना है पहला। चलिए उसके अलावा और क्या क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। जिंदगी के प्रथम 5 साल में बालकों के सामाजिक विकास की कई विशेषताएं हैं, जिनमें से संवेदन की क्षमता का विकास, समाज का विकास, दिक् स्थान संप्रत्यय, भार का संप्रत्यय, समय का संप्रत्यय तथा आत्म संप्रत्यय, यौन भूमिका संप्रत्यय, सामाजिक संप्रत्यय इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए और क्या क्या है, नेक्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों के होने वाले मानसिक विकास की प्रमुख विशेषताओं में रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास, जीवन मृत्यु का संप्रत्यय, दिक् स्थान संप्रत्यय, चिंतन एवं तर्क इत्यादि प्रमुख है। उसके अलावा नेक्स्ट क्या क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में होने वाले मानसिक विकास की विशेषताओं में ठोस एवं संक्रियात्मक चिंतन, जीवन मृत्यु का संप्रत्यय, मृत्यु के बाद जीवन का संप्रत्यय, मुद्रा संबंधी संप्रत्यय का विकास इत्यादि महत्वपूर्ण है। लास्ट में देखिए क्या कहेगा, लास्ट पॉइंट को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। किशोरावस्था में होने वाले मानसिक विकास की विशेषताओं में चिंतन और औपचारिक संक्रियाएं, एकाग्रचित्तता, तथ्यों का सामान्यीकरण की क्षमता, दूसरों के साथ संचार करने की क्षमता, समझ एवं पकड़ की क्षमता में वृद्धि, स्मृति शक्ति का विकास, नैतिक संप्रत्ययों की समझ, समस्या का अमूर्त संकेतों द्वारा समाधान करने की क्षमता तथा बाहरी दुनिया का प्रमुख व्यक्तित्व एवं परिस्थितियों के साथ तदम्य करने की क्षमता आदि प्रधान है। ठीक है, इतने जो आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा उसको ध्यानपूर्वक आप लोगों ने समझ गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। जो मैं मुख्यतः जो पॉइंट्स बोला हूँ उसको भी नोट कर लिए होंगे, मुझे ये लगता है। ठीक है, चलिए इन्हीं आप लोगों का जो थ्योरी की है उन्हीं पर बेस्ड हम लोग अब MCQ करते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ, आप लोगों के ना MCQ को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, मैं जितने भी 20-25 प्रश्न लेकर आऊँ ना सारे को ध्यानपूर्वक पढ़िए और खुद से पहले आप लोग ना आंसर देने की कोशिश कीजिए। और टोटल ये देखिए कि अगर मैं 20 क्वेश्चन लाऊं तो 20 में आपका कितना सही हो रहा है, उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हो। ठीक है, और अगर कम मार्क्स आ रहा है, 10 से कम मार्क्स आ रहा है अगर 20 प्रश्न में, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, और अगर 20 प्रश्न में आपका 15 मार्क्स आ रहा है, ठीक है, या 15 से अधिक आ रहा है, तो आप ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको समझना है और कंटिन्यू आपको इसको सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, खुद से पहले देखिए कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। चलिए सबसे पहला हम लोग ना फर्स्ट प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िए और पहला खुद से जवाब देने की कोशिश कीजिए। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। यह कथन, अर्थात ये जो हम लोगों ने प्रश्न पढ़ा ना, वो कथन सत्य है या असत्य है, यह कथन को आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए को देखिए गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांततः व्यक्तिगत मामला है। ऑप्शन बी सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन सी को देखिए,
सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंध है। ऑप्शन डी गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो क्या इसका आंसर होगा, ध्यानपूर्वक बताइए पढ़ करके और खुद से पढ़ लीजिए। और देखना चाहो ना तो ये सीटेट 2011 में पूछा गया है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और क्या इसका आंसर होगा आपको खुद से बताना है। चलिए बताइए, 5 सेकंड टाइम है, ज़्यादा टाइम चाहिए तो स्किप कर लीजिए अर्थात रोक लीजिए और बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंध इंटर रिलेटेड है। कैसे, तो थोड़े से आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए कि मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो प्रश्न जो है वो कहता है कि बच्चों के उचित विकास, अर्थात बच्चा अगर उसका उचित विकास करना है तो उसका स्वस्थ शरीर होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। अगर कोई बच्चा जब तक कि स्वस्थ नहीं रहेगा वो विकास कैसे करेगा, वो कोई और चीज़ कैसे सीख पाएगा। तो इसीलिए ये जो कथन है ना वो सही हो जाता है, क्योंकि अगर देखिए अगर बच्चा अगर कि सही स्वस्थ रहेगा तो वो अन्य जो पक्ष है उनका भी विकास अच्छे से हो पाएगा, चाहे वो उनका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, ठीक है, चाहे बौद्धिक विकास हो, ठीक है, उनका जो परिपक्वता है, ठीक है, मेच्योरिटी लेवल को बढ़ना हो, तो वो अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी ना कर पाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 1 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को देखिए। ये जो प्रश्न क्रमांक दूसरा है ना वो प्रश्न क्रमांक 1 से सेम मिलता जुलता कॉपी है, सेम टू सेम हो गया है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। जो प्रश्न क्रमांक 1 है वही प्रश्न को दोबारा ले लिया गया है, ठीक है। ये हो सकता है थोड़े से सिली मिस्टेक की वजह से, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक हम लोग 3 को देखते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 3 को देखिए क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मन का चित्र माइंड मेकिंग संबंधित है, अर्थात मन का जो चित्र है, अर्थात आप लोग को सरल तरीके से इसको समझाऊँ ना तो हम लोग किसी चीज़ को पढ़ते वक्त क्या करते हैं, माइंड मैपिंग बनाते हैं ना, सेम वही प्रश्न है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन देख लीजिए, क्या इसका सही होगा वो बताना है। ऑप्शन ए बोध समझ बढ़ाने की तकनीकी से, ऑप्शन बी साहसिक कार्य की क्रिया योजना से, ऑप्शन सी मन का चित्र बनाने से, या ऑप्शन डी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो देखना चाहो ना तो सीटेट 2011 में इसका पूछा गया है, क्या इसका आंसर होगा, ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसका आंसर तो बताऊंगा ही। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। कैसे, तो अगर आप लोगों ने प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा कि मन का मानचित्र, अर्थात हम किसी चीज़ को याद करने के लिए, पढ़ने के लिए अपने मन में मानचित्र बना लेते हैं ना। कोई भी चीज़ को अगर याद करना है तो रटने के लिए मना किया जाता है हमारे स्कूल कॉलेज जो भी है उसमें। तो बिना रटे आप लोग माइंड मैपिंग के साथ जो रहता है वो किसी चीज़ को याद रख ले तो वो क्या कहलाता है, तो वो जो कहलाता है वो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, अर्थात मन को क्रियाशील कार्य कराते हो कि नहीं इसका आंसर ये नहीं ये होगा, ठीक है। तो एक माइंड मैपिंग बना लेते हैं, छोटा सा कागज़ में चित्र वगैरह कुछ कुछ बना करके जो होता है ना, तो वैसे ही इसमें कहा गया है मन का क्रियाशीलता पर अनुसंधान करना ही माइंड मैपिंग कहलाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आईएमपी टाइप से, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को मैं आप लोगों को ना सरल तरीके से समझाता हूँ। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें जो एक छोटा बालक जो होता है वो ना अपने समवयस्क अर्थात अपने संगी साथियों के साथ ना ज़्यादा रहना, सक्रिय रूप से उसका सदस्य बनना पसंद करते हैं। ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था, या ऑप्शन डी बाल्यावस्था। किस अवस्था में ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। यूपी टेट 2011 में इसको भी पूछा गया है, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, किशोरावस्था एडल्टनेस। कैसे, तो देखिए आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा कि जो किशोरावस्था है अर्थात 12 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो बच्चे हैं ना वो अपने संगी साथियों के साथ ज़्यादा रहना, ग्रुप में घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने फैमिलियों का कहना मानने से ज़्यादा अपने दोस्तों लोगों का कहना ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। तो इस अवस्था में इसको रखा गया है। इसके अलावा अब आप बोलोगे इसका एज क्या क्या होता है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियोस नहीं देखा होगा तो इसी चैनल पर डला हुआ है मेरा पिछला जो वीडियोस है वो ध्यानपूर्वक जाकर के देख लीजिए। और उसके अलावा वहाँ पास आप लोगों को जितना भी एज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो वर्गीकरण उसको मैं आसानी से समझाया हुआ हूँ, ठीक है, एमसीक्यू और थ्योरी के साथ में। चलिए इसको भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो किशोरावस्था है उसका जो एज है, ठीक है, वो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की जो होता है वो किशोरावस्था कहलाता है। अर्थात 12 वर्ष से अधिक आप लोग मान सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक बोलो ना तो 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच किशोरावस्था जो रहता है वो कहा गया है, ठीक है, हम लोगों के जो CDP सब्जेक्ट है उसमें। उसके अलावा
अलावा देखिए अगर बाल्यावस्था की बात करोगे ना, तो बाल्यावस्था को मुख्यतः ना 2 भाग में बाँटा गया है। ये जो रहता है पहला 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की जो एज है वो बाल्यावस्था कहलाता है, और बाल्यावस्था को मुख्यतः 2 भाग में बाँटा गया है। सबसे पहला पूर्व बाल्यावस्था, ये जो लिखा है ना वो पूर्व बाल्यावस्था। ये जो पूर्व बाल्यावस्था है वो 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की उम्र को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, और उसके अलावा उत्तर बाल्यावस्था होता है। उत्तर बाल्यावस्था जो होता है वो 6 वर्ष से लेकर के जो 12 वर्ष की उम्र है उसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। और उसके अलावा जो बोलोगे प्रौढ़ावस्था जो है ना वो 18 वर्ष से अधिक वाली जो बात करोगे ना उसको प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एज जो है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बंटवारा लिया गया है। और मेरा पिछला वीडियो आप लोग ध्यानपूर्वक देखोगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 5वां प्रश्न। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका क्या आंसर होगा बताइए। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, अर्थात विद्यार्थियों को विद्यालय में क्यों खेलना चाहिए, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए को देखिए, उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। ऑप्शन बी देखिए, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। ऑप्शन सी, यह समय बिताने में सहायक होगा। या ऑप्शन डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ठीक है, यूपी टेट 2011 में इसको भी पूछा गया है। क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। कैसे, तो अगर आप लोगों ने प्रश्न 5 को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो इसमें जो कहा गया है वो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। ठीक है, तो देखिए विद्यालय में अगर खेलने से क्या होता है, उनका जो सहयोग, अर्थात देखिए एक दूसरे जो विद्यार्थी होते हैं तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं खेल में। ठीक है, तो सहयोग की भावना उत्पन्न होता है। उसके अलावा शारीरिक संतुलन होता है। खेल से आपको जानते हैं बहुत सारे फायदा होता है, शारीरिक संतुलन होगा और उसका विकास करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी कैसे नहीं होगा तो उसको बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन ए को देखिए, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो शारीरिक रूप से सिर्फ सशक्त नहीं, उनको मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, अर्थात चहुमुखी विकास करता है जो खेल है वो, तो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, तो निगेटिव पॉइंट्स आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं आपको बार बार कहता हूँ अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव आंसर लेना है। उसके अलावा ऑप्शन सी को देखिए, सी क्या कहता है, यह समय बिताने में सहायक होगा। तो समय बिताने के लिए कोई खेल नहीं खिलाता। ठीक है, जो बालक है और जो एक शिक्षक है वो बच्चों को खेल इसलिए नहीं खिलाता कि समय बीत जाए। ठीक है, तो ऐसे निगेटिव पॉइंट्स आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न 5 का जो उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। इस प्रश्न को थोड़े से आप लोगों को सरल तरीके से समझाऊँ ना, तो एक जो छोटा बच्चा है वो अमूर्तता कहने का मतलब ये है कि जो सामने में चीज़ें वो नहीं दिखाई देती, उसकी अपेक्षा जो मूर्त अनुभव है, अर्थात जो सामने में कोई चीज़ है उसको देख करके सोचता है, तो ये अवस्था किस अवस्था में देख करके सोचता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए 7 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन बी देखिए 12 से वयस्क तक, ऑप्शन सी देखिए 2 से 7 वर्ष तक, या ऑप्शन डी देखिए जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, देखना चाहो तो आरटेट 2011 में पूछा गया। आरटेट कहने का मतलब राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया। क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 से 12 वर्ष तक की। कैसे, तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखा होगा, ठीक है, इससे जितने भी मैंने 8-9 क्लास ले चुके हैं, आज 10वां क्लास है, इससे पहले का अगर क्लास देख लोगे ना तो आपको एज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अर्थात वर्गीकरण जो है ना, ठीक है, पियाजे के अनुसार, उसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया हुआ हूँ। ठीक है, एक बार और आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहला देखिए जन्म से 2 वर्ष तक की, तो ये जो जन्म से 2 वर्ष तक की जो आयु है उसको क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, शैशवावस्था जो कहलाता है वो जन्म से 2 वर्ष कहलाता है। उसके अलावा उसके बाद क्या होता है, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को 2 भाग में बांटा हुआ है। सबसे पहला जो होता है उसको देख लीजिए, 2 से 7 वर्ष तक की जो होता है वो पूर्व बाल्यावस्था कहलाता है, पूर्व बाल्यावस्था ये कहलाता है। उसके अलावा जो बोलेंगे ना तो ये जो 7 से लेकर के जो 12 वर्ष है वो उत्तर बाल्यावस्था कहलाता है, उत्तर बाल्यावस्था कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग उत्तर बाल्यावस्था इसको ले लेंगे, ये जो 2 से 12 वर्ष तक की है वो। उसके अलावा 12 वर्ष से जो अधिक है ना, ठीक है, ये जो 12 वर्ष से वयस्कावस्था तक की, इसको हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, किशोरावस्था। तो ये 4 प्रकार से हम लोगों ने जो पियाजे हैं ना उसने जो एज को है उसको बांटा है। तो अब इसमें बोला है, ठीक है, अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव। ठीक है, अर्थात मूर्त अनुभव अर्थात सामने में जो चीज़ है उसे देख कर के बालक किस एज में सोचता है, तो वो आपका जो होता है वो 7 से लेकर के 12 वर्ष तक की हो जाता है। ठीक है, मतलब ये आपका उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। तो आप लोग 2 तरीके से याद रख सकते हो। उत्तर बाल्यावस्था में किस प्रकार से रखते हैं, तो वो मूर्तता को देख कर के ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, अमूर्तता की बजाय मूर्त को देख, मूर्त चीज़ों को देख कर के ज़्यादा अच्छे से सोचते हैं। तो वो किस एज में सोचते हैं, तो 7 से लेकर के 12 वर्ष तक की। तो इस प्रकार से आपको याद रखने हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए को देखिए पूर्व अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण और निर्देशन। ऑप्शन बी को देखिए मानसिक विकारों का न होना। ऑप्शन सी को देखिए व्यक्तित्व के विकारों से मुक्त, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्या इसका आंसर होगा? ध्यानपूर्वक बताइए। और देखना चाहो ना तो आरटेट 2011 में इसको भी पूछा गया है, राजस्थान टेट में। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। कैसे? तो आप लोगों ने, मुझे पता होगा कि आप लोग ना जो उपयुक्त सभी है उसको मारे होंगे सभी लोग, क्योंकि इसमें दिया है, ये भी दिया है, इसलिए मार देते हैं बोल के। ऐसा तुक्का आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मारना है। आप लोगों को पहले ध्यानपूर्वक सोचना है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य का उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो कैसे उत्तम रूप से? तो देखिए पूर्ण अभिव्यक्त अर्थात पूरी तरह से मेच्योर हो, संगतिकरण और सामान्य लक्षण हो अर्थात सामान्य जो व्यक्ति है उसके लक्षण हो और उस ओर निर्देशित करता हो, ठीक है। तो ये संपूर्ण आंसर इसी को ले लिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सभी नहीं होगा। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा प्रश्न को तो आपको समझ में आएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का उद्देश्य क्या है? एक्शन रिसर्च का उद्देश्य आपको ये बताना है। ऑप्शन ए नवीन ज्ञान की खोज। ऑप्शन बी शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। ऑप्शन सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आरटेट 2011 में पूछा गया है, क्या इसका आंसर होगा? बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्यालय तथा कक्षी शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। कैसे? तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो, सारे वीडियोस को देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, अर्थात इसको पहले से ही हम लोगों ने कर चुके हैं। और क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, मैंने आप लोगों को व्यापक रूप से समझाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला ये समझिए, क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है ना, अगर आप लोग डीएलएड करोगे या बीएड करोगे तो जब आप लोग स्कूल इंटर्नशिप के लिए जाओगे ना तो आपको एक्शन रिसर्च, ठीक है, वो करने पड़ते हैं। और एक्शन रिसर्च में क्या होता है, मुख्यतः रूप से विद्यालय में ना शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, अर्थात क्या समस्या है उसको जानना और उसको सुधारात्मक कार्यवाही करना। इस प्रकार से आपको फाइलें जो है एक्शन रिसर्च है वो करने पड़ते हैं। और एक बात आप लोग याद रखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो विद्यालय की शैक्षिक कार्य प्रणाली में ही सिर्फ सुधार लाता है, बाकी सभी में मत सोचिए नवीन ज्ञान की खोज करना है, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ विद्यालय की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाता है ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान। ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी रुचियों की भिन्नता। ऑप्शन डी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। आरटेट 2011 में इसको भी पूछा गया, तो क्या इसका आंसर होगा? बताइए ध्यानपूर्वक। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापकों की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। कैसे? तो अगर प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि विद्यार्थियों की अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो उत्तम तरीका है, ठीक है, वो आपका होता है वो अध्यापकों की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण होता है। अध्यापक अगर अच्छे से अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करेगा, अपने उत्तरदायित्व को मानेगा और विद्यालय का वातावरण अच्छा बनाएगा, तब बच्चों की जो, विद्यार्थियों की जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत ही अच्छा रहेगा और वो अच्छे तरीके से पढ़ लिख सकेंगे। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 9 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अध्यापकों की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा सरल है अगर ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो, ठीक है। 10 क्या क्या है देखिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र, अर्थात शारीरिक विकास का क्या क्षेत्र है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए स्नायु मंडल, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, या ऑप्शन डी समायोजन। तो इसको अगर देखना चाहो ना तो देखिए सीजी टेट 2011 में पूछा गया इसको भी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे प्रश्न। चलिए क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपको हो जाएगा स्नायु मंडल, ठीक है। कैसे? तो बच्चों की जो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है ना वो पूरे शरीर में होता है, अर्थात पूरे आपके शरीर के स्नायु मंडल जो होता है ना उसमें होता है। और बाकियों के देखोगे ना तो ये स्मृति में नहीं होता है, ठीक है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन में नहीं होता है। समायोजन मतलब सामंजस्य बिठाना, ये भी नहीं होगा। तो उपयुक्त आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 10 का। तो चलिए आज का हमारा जो क्वेश्चन है ना वो केवल 10 ही क्वेश्चन आज करते हैं, क्योंकि देखिए हम लोगों ने ना थ्योरी के बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया, जिसकी वजह से ना टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है।
और ये जो हमारा टॉपिक है ना, इसमें हम लोगों के पास टोटल ना 24 प्रश्न हैं और हम लोगों ने ना 10 ही प्रश्न सॉल्व किए और बाकी जो आप लोगों का जो 14 जो प्रश्न है ना, वो हम लोग ना आने वाली नेक्स्ट क्लास जो होगा ना कल, उसमें मैं करा दूंगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, जिस वजह से मैं आप लोगों को शॉर्ट में 10 ही क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। टोटल हमारे पास जो बोलेंगे ना, देखेंगे आप लोगों ना, तो टोटल 24 प्रश्न हम लोगों के पास है और 24 प्रश्नों को मैं आप लोगों को ना नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी 10 प्रश्न हो गया और उसके बाद जो है ना, वो मैं आप लोगों को 14 प्रश्न और भी इन सारे को कराऊंगा। ठीक है, जो अलग अलग जो एग्जाम हुए हैं ना, उसमें पूछा गया है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और केवल हम लोग चलिए 10 ही प्रश्न आज करते हैं, मैं फिर से ना जो 14 प्रश्न है उसको कल लेकर के आऊँगा। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि कंटिन्यू हम लोग क्लास लेकर के आते रहूँ। ठीक है, और जितने भी आप लोगों का जो सिलेबस है ना, प्री बी एड एंट्रेंस एग्जाम, प्री डी एल एड एंट्रेंस एग्जाम, उसको टॉपिक वाइज हम लोग क्लास लेकर आ रहे हो। जितने भी क्लास है ना, जितने भी विषय है, उन सारे का मैं ना प्लेलिस्ट बना दिया हूँ और जा करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही क्लास करते हैं आज।